तो दिल्ली का दंगल जारी है। दिल्ली के दंगल में पार्टियों को, पार्टी के लीडरों को, स्टार कैंपेनर्स को जो कहना था वो 6 तारीख का ही वो वक्त खत्म हो गया था। आज 8 फरवरी है और आज दिल्ली की आवाम को बोलना है ईवीएम में बटन दबाकर, ये बोलना है कि वो किसे चाहती हैं, किनके वादों पर उन्हें यकीन है या फिर किनके काम पर उन्हें यकीन है। इसे तय कर रहे हैं आज दिल्ली के वोटर। लेकिन इसमें जो खबर हमें मिल रही है उसके मुताबिक जो पोलिंग रफ्तार है वो काफ़ी सुस्त है। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुल मिलाकर दिल्ली में 29% ही वोटिंग हो पाई है, जबकि ये तकरीबन 3 बज गया। हम मानते हैं कि आधे घंटे पहले का यह आंकड़ा हो सकता है, जो कि आंकड़ा कलेक्शन के बाद वक्त लगता हो, तो इसलिए ये जो अभी आंकड़े हैं ये थोड़ा मायूस कर रहे हैं। जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे तो उनसे हम ये सवाल पूछेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब निकाला जाए। लेकिन ये अभी इस फिलहाल एक हकीकत है कि दिल्ली में जो वोटिंग की रफ्तार है वो सुस्त है। और इस सुस्त रफ्तार का मतलब अमूमन ये माना जाता है कि जब यानी कि ऐसे नतीजों का जो एक एवरेज निकाला जाता है तो उससे ये मैसेज आता है कि जब वोटिंग ज़्यादा होती है, पहले के मुकाबले ज़्यादा होती है, तो उसका आम तौर पे ये मतलब जाता है कि शायद लोगों में बहुत एक गुस्सा है और वो सरकार बदलने के लिए वोटिंग है और घरों से वो बाहर निकले हैं। तो क्या ये सुस्त रफ्तार वोटिंग इसके बिल्कुल अपोजिट एक मीनिंग दे रही है, या फिर ये किसके कई और फैक्टर हैं, या हम ये मान सकते हैं कि चूंकि वोटिंग यहाँ पे शाम 4 बजे तक तो है नहीं और ना ही 5 बजे तक है, बल्कि शाम 6 बजे तक वोटिंग है, तो हो सकता है कि जो वोटर्स अभी घरों में हैं वो अब बाहर निकलेंगे, जो अभी तक नहीं निकले हैं, और पोलिंग मराकज़ पर पहुँचकर अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे। तो लेकिन फिलहाल ये है कि वोटिंग परसेंटेज कम है। इससे जो एक पैटर्न है उसके मुताबिक मुझे लगता है कि जो बस इक़्तिदार जमात है शायद उसके लिए उतनी परेशानी की बात शायद नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस था कि सबको वोट डालना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए डालना चाहिए। पुलकित कितने कॉन्फिडेंट हैं? बहुत कॉन्फिडेंट है, पूरा भरोसा है कि 5 साल में जो काम किया है जनता उसी पे वोट करेगी और पूरी बहुमत से फिर से सरकार आएगी। पुलकित, आपकी बहन हर्षिता को इस बार बहुत देखा हम लोगों ने कैनवेसिंग करते हुए, आपने भी दिल्ली में कैनवेसिंग की? जी बिल्कुल, मैंने भी जब भी टाइम मिला था, कॉलेज था, क्लासेस थी और अभी इस हफ्ते एग्जाम्स भी थे, तो जब टाइम मिला मैं भी गया था। डोर टू डोर कैंपेनिंग खूब करी थी मैंने भी। तो क्या अपने पिताजी की, अपने पापा की सरकार में, 5 साल की सरकार में सबसे अच्छा काम आपको क्या लगा कि दिल्ली वालों के लिए उन्होंने किया? आई थिंक सबके लिए बहुत कुछ किया है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करी, महिलाओं के लिए बस राइड फ्री करी, उसके बाद लेकिन बच्चों की जहाँ तक बात है, यूथ की बात है, आई थिंक पहली सरकार है जिसने एजुकेशन में इतना हेवीली इन्वेस्ट किया और एजुकेशन को इतना बड़ा मुद्दा बनाया। दिल्ली सरकारों का काया पलट कर दिया। तो अभी आप सुन रहे थे, एक तो पहले आपने सुना जो प्रियंका गांधी वाड्रा हैं उनके बेटे को आपने सुना, उनका नाम है रेहान राजू वाड्रा, और उन्होंने कहा कि वो पहली बार वोट कर रहे थे, काफ़ी खुश हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है वोटिंग करने के बाद। और उन्होंने अपील भी की कि हम नौजवानों से अपील करते हैं कि वो घरों से बाहर आए और बड़ी तादाद में नौजवान बाहर निकले और वोट दें। और दूसरा आपने अरविंद केजरीवाल के बेटे को सुना, उनको भी इस बात की पूरी उम्मीद है कि उनके पापा यानी अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है तो दिल्ली के अवाम उन्हें एक बार फिर मौका देंगे। ये दोनों को आपने सुना। और हम ये बात कर रहे हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो मतलब जो है कम है, तो ये कम वोटिंग परसेंटेज ये किसे डराता है या किसे खुश कर सकता है? हमारे साथ इस वक्त रचना मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा दिल्ली से। रचना, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अव्वल तो आप ये बताएं कि इस वक्त आप कहां पर हैं और आप वहां पर क्या आप देख पा रहे हैं आसपास, और दूसरी ये कि ये बातें बार बार उछल रही हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम है, तो कम वोटिंग परसेंटेज की वजह क्या हो सकती है? क्या दिल्ली का पैटर्न यही है वोटिंग करने का? और अगर ये कम ही है तो इस कम वोटिंग परसेंटेज से ज़्यादा दुखी कौन हो सकता है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? रचना। देखिए विशाल, इस वक्त मैं हूँ पटपड़गंज विधानसभा के मयूर विहार इलाके में, और यहाँ से कुछ ही दूर पर दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं उनका घर है। मैं उस जगह पर हूँ। और बात की आपने वोटिंग परसेंटेज की कम की, तो दिल्ली में अमूमन इसी तरीके का पैटर्न देखा जाता है कि लोग या तो सुबह के समय निकलते हैं या फिर
शाम के समय ज़्यादा निकलना पसंद करते हैं मौसम को देखते हुए या अपनी व्यस्तता को देखते हुए। तो जिस तरीके से घड़ी में फिलहाल 3 बज चुके हैं और 6 बजे तक वोटिंग होनी है, तो जाहिर सी बात है कि अब 3:30-4 बजे के करीब जो वोटिंग परसेंटेज है वो जरूर बढ़ता हुआ दिख सकता है। और अगर इन सारी चीजों को देखते हुए वोटिंग परसेंटेज कमी का खामियाजा अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि तीनों ही पार्टियों के ऊपर जरूर पड़ेगा इसका खामियाजा। हालांकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में टफ फाइट यहाँ पर नजर आ रही है और जो कांग्रेस है वो थोड़ा सा कम ही नजर आई और फाइट में भी इतना नहीं है। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज कम पड़ता है तो इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भी पड़ेगा, बीजेपी को भी पड़ेगा, क्योंकि अगर एलीट क्लास का जो वर्ग है वो घरों से निकल कर नहीं आएगा तो जो पढ़े लिखे लोग हैं जो सोच समझकर वोट देते हैं कि उन्हें किन मुद्दों के साथ जाना है, तो वो वोट अगर नहीं पड़ेगा तो भी पार्टियों को खामियाजा पड़ेगा। और अगर हम थोड़ा सा नीचे तबके की बात करें तो नीचे तबके की बात यह है कि उनकी पसंदीदा पार्टियां क्या है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरकार की जो यहाँ पर योजनाएं हैं उनको ज्यादातर पसंद करने वाला तबका इसी तरीके का है, तो उन लोगों ने वोट अगर किया तो भी खामियाजा यहाँ पर एक तरीके से देखें तो रचना, अभी तक आपने, जाहिर है आप कई बूथों पर आपने सुबह से आप गई होंगी, आपने क्या महसूस किया कि इन बूथों पर आपको कौन सा क्लास ज्यादा नजर आ रहा है? एलीट क्लास ज्यादा आपको नजर आया, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, कौन सा ग्रुप आपको ज्यादा दिखा बूथों में, कतारों में? बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से अगर मैं बताऊं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे, जिस तरीके से मैंने जाकर पोलिंग बूथ्स पे देखा, नई दिल्ली की बात करें तो वहां मुझे एलीट क्लास का तबका ज़रूर नज़र आया, लेकिन सुबह के समय वो नज़र आया। उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़े, यमुना विहार की तरफ हम जहाँ चले तो वहाँ पर जो पूर्वांचल वोटर है और थोड़ा सा वो निचले तबके के लोग ज़्यादा वहाँ से आते हैं या जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वो लोग मुझे वहाँ पर ज़्यादा दिखाई दिए और उसके साथ कुछ पढ़े लिखे लोग जो एलीट क्लास से आते हैं वो भी नजर आए। अगर हम यहाँ मनीष सिसोदिया की कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि मयूर विहार फेज 2 के इलाके में यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर मुझे लोग जरूर दिखाई दिए और वो इस तरीके का क्लास था जो मिडिल क्लास का वर्ग होता है, वो लोग ज्यादा हैं, क्योंकि अमूमन जो महिलाएं या जो पुरुष हैं वो सोचते हैं कि अपना काम खत्म करने के बाद हम वोटिंग के लिए जाएं और खासकर महिलाओं की कोशिश होती है कि घर का सारा काम निपटाने के बाद वो घरों से बाहर वोटिंग करने के लिए निकलती हैं। और जाहिर सी बात है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं जब गई यहाँ पर वोट के लिए तो मैंने खुद देखा वहाँ पर जो महिलाएं थी आपस में बात करती हुई मुझे नजर आई कि सुबह से तो मौसम खराब था और अब हम घर से निकले तो मैंने जैसे आपको बताया कि 3-3:30 के बाद लोग अपने घरों से निकलेंगे और वोटिंग परसेंटेज जो धीमी गति से चल रहा है वो थोड़ी सी रफ्तार जरूर यहाँ पर पकड़ेगा और लोग अपने घरों से आएंगे, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल है वो लगातार अपील कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी लगातार अपील कर रहे हैं ट्वीट के माध्यम से। सुबह जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपील की, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने भी अपील की। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तो यहाँ तक अपने जो स्टाइल में यानी कि अपनी गायकी के हिसाब से ट्विटर पर एक गाना गाते हुए भी कहा कि घरों से निकलो और वोट के लिए जाओ। तो अब ये सारी तमाम जो चीजें हैं सभी राजनीतिक पार्टियों की, इसके साथ जो चुनाव आयोग है यानी कि दिल्ली इलेक्शन कमीशन है, उसने भी लगातार लोगों को, वोटर्स को घरों से निकालकर पोलिंग बूथ तक निकालने के लिए जागरूक अभियान चलाए थे, दिल्ली का दबंग चलाया था। तो ये तमाम कोशिशें रहेंगी कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ तक पहुंचे और दिल्ली के रचना, मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहता हूं, आप हमारे साथ बने रहें और हम सीधे रुख करेंगे अपने साथी अबू हुरैरा का, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मैजिक वॉल के साथ। अबू हुरैरा, आपके पास क्या मैजिक है हमारे नाजरीन के लिए? मैं ये चाहूँगा कि नाज़रीन को आप ये बताएं कि दिल्ली को हम कितने सब सेक्शंस में बांट सकते हैं वोटिंग पैटर्न के हिसाब से, और पिछली बार इन सब सेक्शंस में वोटिंग का परसेंटेज कितना कितना था? चूँकि अभी तक जो आज का वोटिंग परसेंटेज है वो मजमूई तौर पर 30% जा रहा है। देखिए, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन को एक बार फिर मैं बता दूं कि मैजिक वॉल के ज़रिए आपसे फिर मैं जुड़ चुका हूं। 2015 में क्या कुछ हुआ था, 2013 में क्या कुछ हुआ था, हालांकि 2020 में क्या कुछ होगा ये तो 11 तारीख पता चलेगा, लेकिन 15 और 13 और 2008 की जो तस्वीर है वो हम इस मैजिक वॉल के ज़रिए आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं और समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोटा मोटा यहाँ पर हम समझ लेते हैं 2015 की अगर हम बात करते हैं तो 2015 में क्या कुछ परसेंटेज रहा था
वोट फीसद किसने गेन किया था, किस पार्टी के पास कितनी सीटें थी, वो भी हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। और विशाल, मैं बहुत मुख्तसर में बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी 2015 में 67 सीटें जीत कर आई थी और उसका जो वोटिंग शेयर था वो 54.33% था। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें गई थी, बीजेपी प्लस मतलब बीजेपी इत्तेहाद के खाते में, और 32.21% बीजेपी का वोटिंग शेयर था। कांग्रेस की बात करें तो वो खाता नहीं खोल पाई थी और उसका वोट शेयर जो था तकरीबन 10% के आसपास में था। लेकिन विशाल, यहाँ पर एक खास बात अपने नाजरीन को हम ये भी बताना चाहेंगे कि खासतौर से अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी कि अगर हम बात करें तो बीजेपी का जो वोट शेयर 2015 में है, इसकी हम बात करें तो ये है 32%, तकरीबन 32% बीजेपी का है 2015 का। लेकिन विशाल, अहम बात ये हो जाती है कि ये 32% जो वोट शेयर है ये तकरीबन पिछले 20 साल से, बीजेपी सत्ता में तो नहीं लेकिन पिछले 20 साल से बीजेपी का वोट फीसद जो है वो वोट शेयर जो है वो आगे पीछे नहीं हुआ है और तकरीबन 30 से 32% जो है फीसद जो है बीजेपी का वोट शेयर वो रहता ही रहता है। दिल्ली में सीटें कितनी आ रही हैं? 2015 में 2013 में 28 सीटें आई थी, 2015 में 3 सीटें रह गई, लेकिन उसके वोट शेयर में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वोट शेयर जो 30 से 32% था बीजेपी का वही आया। 3 सीटें आने के बाद भी बीजेपी का वोट शेयर 32%, मतलब जो कोर वोटिंग जो है या वोट्स जो है बीजेपी के वो कहीं नहीं खिसकते हैं पिछले। तो अबू हुरैरा, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अगर वोटिंग परसेंटेज थोड़ा भी शिफ्ट होता है, चूंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि 52% अगर वोट लाके आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिल सकती हैं, तो 32 या 33% वोट लाके बीजेपी जो है वो सिर्फ 3 सीटों पर है। तो अगर इसका मतलब है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर मार्जिनल विक्ट्री 2015 में आम आदमी पार्टी को मिली थी। मार्जिनल विक्ट्री मतलब कहीं पे हो सकता है कि 500 वोट से वो जीत गई हो बीजेपी के मुकाबले, कहीं पे हो सकता है कि 1000, 1200, 200 या 3000। तो क्या ये समझा जाए कि ये वाकई आम आदमी पार्टी के लिए बहुत टफ टाइम है कि वो उस मार्जिनल विक्ट्री को भी बरकरार रख सके? क्योंकि अगर मार्जिनल विक्ट्री में थोड़ा बहुत भी हेरफेर हुआ तो ये वोटिंग परसेंटेज ये बता सकता है कि बीजेपी सिंगल फिगर 3 से डबल फिगर भी पहुंच सकती है। नहीं, बिल्कुल विशाल, देखिए बड़ी अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि 2015 की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी का जो वोटिंग शेयर है वो 54.33% और बीजेपी का अगर हम बात करें तो 32.21% वोट शेयर है। मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसकी हम बात करें तो तकरीबन 22% का डिफरेंस बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है। ये क्या बीजेपी इस डिफरेंस को इस बार पाट पाएगी? क्या इस डिफरेंस को भरने में कामयाब होगी? अगर इस डिफरेंस को भरने में कामयाब होती है तो बीजेपी की हालत सीटों के मुकाबले में एक तरह से अच्छी हो सकती है। लेकिन ये कहना कि अगर ये वोट शेयर बीजेपी को आ जाता है तो उसकी सीटें भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, ये थोड़ा सा मतलब जल्दबाजी होगी कहना या मुश्किल होगा। लेकिन बीजेपी का जो कोर वोट जो है वो कहीं नहीं जाता विशाल, ये बहुत अहम है। और आप ये मानकर चलिए कि इस चुनाव में भी बीजेपी को 25 से 30% वोट उसका कहीं जाने वाला नहीं है। तो लेकिन ये सीटों में कितना बदलता है, जो वोट शेयर है वो सीटों में कितना बदलता है, ये देखना बहुत अहम होगा कि 2020 में 2015 का जो वोट शेयर है वो अगर शिफ्ट हो रहा है तो क्या वो सीटों में भी एक तरह से बदलेगा, ये देखना बहुत अहम होगा विशाल जी। क्या ये इस बात पे डिपेंड करेगा थोड़ा अबू हुरैरा, चूंकि पिछली बार जब आम आदमी पार्टी 2015 में जीत कर आती है तो वो एक पार्टी है, नई नई पार्टी थी, लोगों को उम्मीदें थी कि उनके कथनी तो बहुत हैं, पता नहीं करने में क्या होता है जी। तो क्या ये 5 साल का वक्त आम आदमी पार्टी ने कथनी को करनी में कुछ हद तक तब्दील किया है? क्या ये कथनी का करनी में तब्दील होना क्या ये तय करेगा उनका कि ये वोटिंग परसेंटेज और साथ ही साथ ये सीट वो बरकरार रह पाए या नहीं? तो फिर कांग्रेस के बारे में अभी हमारे माहिरीन कह रहे थे कि उनके पास उतनी जगह अभी उन्होंने बनाई नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि बीजेपी के सामने एक चैलेंज भी है, लेकिन बीजेपी का इस वक्त उससे सामना है जो खुद विकास के पैरामीटर पे थोड़ा आगे दिख रहा है? अबू हुरैरा। नहीं विशाल, देखिए बिल्कुल इसमें तो दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी शुरू से ही अपने काम पर ही उसने ये चुनाव लड़ा है। और शुरू में आपको याद होगा जिस वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हुआ, उस वक्त अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया था कि हम वोट
कि जो हमने काम किया है काम के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, और अगर हमने काम किया है, आम आदमी पार्टी ने अगर काम किया है तो उसे वोट इस बार भी मिलना चाहिए, और काम के नाम पर ही, हमारा काम देखकर ही आप वोट करें। ये बयान था अरविंद केजरीवाल का। तो कहीं ना कहीं बिजली, पानी, हेल्थ और एजुकेशन जो है, इसी के इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी इस चुनाव में रही। हमने देखा कि शाहीन बाग का इशू इतना ज्यादा हावी था दिल्ली के चुनाव पर, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उससे एक तरह से महफूज रही। केजरीवाल की तरफ से उस पर कोई बयान नहीं आता है। सिसोदिया ने एक बार बयान जरूर दिया उससे लेकर, लेकिन पूरे कैंपेन की अगर हम बात करें तो वो अपने डेवलपमेंट के नाम पर ही उसने ये चुनाव लड़ा है, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं इसका फायदा भी इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को होगा। लेकिन बहुत मुख्तसर में मैं विशाल एक चीज और बता दूं कि पिछले 3 चुनाव की अगर हम बात करें, खासतौर से अगर हम बात करते हैं साल 2015 की, 2020 तो आप यहां पर काट दीजिए क्योंकि अभी तो इसकी बारी आएगी 11 तारीख के बाद, लेकिन 2015 में क्या कुछ पिक्चर रही थी वो हमने बहुत अपने नाज़रीन को बहुत तफसील में बता दी। 2013 की अगर आप बात करते हैं, सिर्फ 2 साल के बाद ही चुनाव हुए थे। 2013 में आम आदमी पार्टी की सीटें आती हैं 28 और बीजेपी इत्तेहाद की सीटें थी 32, कांग्रेस की सीटें थी 8। लेकिन इन्हीं 2 साल के बाद यानी 2013 से 2015 पहुंचते पहुंचते आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी की जो सीटें हैं वो जस्ट डबल हो जाती हैं, 28 से 67, और इसी तरह से अगर बीजेपी की बात करें तो 32 से उसकी सीटें रह जाती हैं महज 3। मतलब बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा झटका 2013 के मुकाबले में 2015 में बीजेपी को लगता है, और कांग्रेस को तो उससे बड़ा झटका लगता है। कांग्रेस एक तरह से 2013 से 2015 में जाते जाते एक तरह से वो कहानी से गायब ही हो जाती है। जो सीन है, जो पिक्चर है दिल्ली का, वहां से गायब हो जाती है। वो कांग्रेस जो 15 साल इख्तिदार में रही हो और जिसने शीला दीक्षित के नाम पर, शीला दीक्षित की क़यादत में बहुत ज्यादा दिल्ली में काम हुआ। अब भी अगर दिल्ली में डेवलपमेंट और विकास की बात होती है तो शीला दीक्षित का नाम लिया जाता है और कांग्रेस के उन 15 सालों का जिक्र जरूर होता है। लेकिन 2008 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 2008 में तो वजूद में भी नहीं आई थी आम आदमी पार्टी। इसी वजह से यहां पर हम 0 दिखा रहे हैं कि उसका कहीं वजूद नहीं था। लेकिन 2013 मतलब जस्ट उसके 5 साल के बाद के इंतखाबात में एक नई पार्टी उभरती है, आम आदमी पार्टी, जिसमें जितने लोग होते हैं सब नौसिखिया होते हैं, सियासत से दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उनके जो नतीजे होते हैं वो बड़े चौंकाने वाले होते हैं। पहली बार चुनाव में आने के बाद 28 सीटें 2013 में आम आदमी पार्टी लेकर आती। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब यूं कहा जाए कि दिल्ली की सियासत में बदलाव भी था। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल या उनकी टीम का दिल्ली की सियासत में 2013 में कदम रखना ये बहुत बड़ा बदलाव था दिल्ली की सियासत के लिए। और जाहिर से आप बात है कि आप 2013 के बाद 2015 में आप देखते जाइए कि वो लगातार बढ़ती ही गई, पीछे मुड़कर नहीं देखा आम आदमी पार्टी ने। और 2020 में विशाल क्या कुछ होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अब यहां पर जो शाहीन बाग फैक्टर है, CAA, NRC और NPR का जो फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस चुनाव का असर अब विशाल पूरे मुल्क पर पड़ने वाला है। जो नतीजे दिल्ली के आएंगे, जी बिल्कुल। तो अब मैं जरा अपने मेहमानों से सवाल करता हूं। अबू रेरा, हमारे साथ इस वक्त कलीमुल हफीज जुड़ रहे हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका इस्तकबाल है। कोमल वशिष्ठ जुड़ रही है बीजेपी के तर्जुमान, और सलमान निज़ामी साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। आप तीनों का एक बार फिर से बहुत इस्तकबाल है। कलीमुल हफीज साहब, मैं पहले आपके पास आता हूँ ये सवाल लेकर कि जो 2015 का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक बीजेपी को 32% वोट मिलते हैं और वो 3 सीटें लाती है। आम आदमी पार्टी को 54% वोट मिलती है और वो 67 सीटें लेके आती है। तो क्या आपको लगता है कि ये मार्जिनल चेंज जिसने आम आदमी पार्टी को एक बड़ा फ़र्क के साथ 67 सीटें लाने में मदद की थी, क्या आप देखते हैं ऐसा कि ये मार्जिनल चेंज जो है वो कुछ इस बार खेल बना या बिगाड़ सकता है आम आदमी पार्टी के लिए? और क्या बीजेपी सिंगल फिगर 3 से आगे भी बढ़ सकती है? आप कैसे रेट कर रहे हैं इसको? कांग्रेस भी इसमें शामिल है। मेरा तो मानना ये है कि जो पहले हालात थे 2015 में, धीरे धीरे इस इलेक्शन में भी वैसे ही हालात बन गए हैं। क्योंकि कांग्रेस का कोई ख़ास असर नहीं है उस पूरे इलेक्शन में जी, और ना वो कोई किसी तरह का असर डाल पा रही है। उसकी परसेंटेज भी कमोबेश वही रहने वाली है जो 2015 में थी। अब आ जाइए बीजेपी में ज़रूर थोड़ी सी जान आई थी जब इन्होंने शाहीन बाग और तरह का जो एक हिंसा टाइप माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी डाई डाउन हो गया। चूँकि जो दिल्ली का जो एजुकेटेड वोटर है
उसने आखिर में फिर आके काम को तरजीह दी और काम पे वो वोट करने जा रहा है। तो अब तक की जितने भी सर्वे या जितने भी लोग एनालिसिस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि कमोबेश वही सूरत रहने वाली है जो 2015 में थी और वही रिकॉर्ड फिर दोहराया जा सकता है, क्योंकि एक बड़ी तादाद जो गरीब, अल्पसंख्यक या जो गैर मंजूर शुदा कॉलोनी में वोटर्स रहता है उसने आम आदमी पार्टी को चुना है। दूसरा जो हम अभी सुबह से भी देख रहे हैं, जगह जगह हर असेंबली के जो डिफरेंट वोटर्स अपनी आवाज से बता रहे हैं हमें कि उन्होंने इमोशनल मुद्दों की जगह काम को चुना है। और जब काम की बात आएगी तो जाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये इसमें वही 2015 के अब रिजल्ट दोहराए जाएंगे, ऐसा मेरा एक सवाल आपसे मेरा जुड़ा और है, इसके बाद मैं कोमल जी से इस पर रिएक्शन लूंगा। सवाल मेरा ये है कलीमुल हफीज साहब कि आपने कहा कि जब काम की बात आएगी तो लोग जो है बरसर इक़्तिदार पार्टी जो दिल्ली की अभी है उसकी तरफ थोड़ा पलड़ा उनका भारी होगा, वो उधर झुकेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी ने जब कैंपेन शुरू किया दिल्ली में तो शुरुआत में उनका जो नैरेटिव था वो विकास के साथ ही था। वो विकास पे आम आदमी पार्टी को घेर रहे थे कि उन्होंने स्कूल उतने नहीं बनाए जितने बोले थे, कॉलेजेस उतने नहीं बनाए जितने बोले थे, पानी उतना साफ नहीं है। लेकिन फिर बीजेपी के साथ क्या मजबूरी पेश आई कि बीजेपी ने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया, वो विकास छोड़ के फिर जो है वो पोलराइजेशन की तरफ आ गए, शाहीन बाग को टारगेट करने लगे। नहीं, इसमें देखिए जब वो इलेक्शन शुरू हुआ उससे पहले उनके जो रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने उनको बता दिया कि बीजेपी कहीं फाइट में नहीं है। तो जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट थे उन्होंने इस बात का इसको आकलन किया और ये सोचा कि अगर हमें फाइट में आना है, क्योंकि वो ये जरूर चाहते थे कि जीतना तो गैर मुमकिन सा लग रहा है लेकिन हमारी हार इज्जतदार हो जाए। तो उस हार को इज्जतदार करने के लिए उन्होंने उनका जो आखिरी जो दांव होता है जो पोलराइज करते हैं वो पूरा उसके लिए वो जाने पहचाने जाते हैं। लेकिन इस मर्तबा कुछ इंतहा कर दी उन्होंने बहुत, यानी जो बड़े बड़े सूबों के मुख्यमंत्रियों ने आके जिस तरह की जबान का इस्तेमाल किया उससे हवा जहरीली जरूर हुई लेकिन बहुत ही जल्दी वो जहर छट गया। मतलब दिल्ली की पॉलिटिशियन में आम आवाम ने हवा जो है वो अपना रंग नहीं दिखा पाई दिल्ली के पॉलिटिशियन में, नहीं दिखा पाई। वो चला नहीं, वो थोड़े दिन चला, 1-2 दिन बना वो टेम्पो, लेकिन उसके बाद फिर वो काम उस पर हावी आ गया। और एक इनके लोगों से एक और गलती हुई कि जो अरविंद केजरीवाल जो अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे थे या बार बार वो शिक्षा और स्वास्थ्य और अपने गुड गवर्नेंस की बात कर रहे थे, वहां जाके उनके एक नेता ने उनको आतंकवादी कह दिया। जिस दिन उन्होंने उनको आतंकवादी कहा तब से ये नैरेटिव एकदम यू टर्न ले गया और आम पब्लिक ने सोचा कि भाई ये तो अब बहुत ज्यादा टू मच हो गया। इसलिए वो आप देखेंगे तब के बाद से जो सारा नैरेटिव था वो सिर्फ आतंकवादी नहीं कहा बल्कि मुझे याद आ रहा है कि बिरयानी भी खिला दी गई। नहीं, बिरयानी तो चलिए कोई बात नहीं, बिरयानी तो वो शाहीन बाग एक उन्होंने जो एक अपना मुद्दा बनाया था तो वो शाहीन बाग से जोड़ रहे थे, तो कम से कम बिरयानी के साथ तो उनका जो कोर वोटर था वो खुश हो रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आतंकवादी कहा अरविंद केजरीवाल को, जबकि जिसका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है कलीमुल साहब, आप काफी देर से बोल रहे थे, कोमल जी जो है वो बिल्कुल व्याकुल हो रहे हैं कैसे मैं इसका जवाब दूं, और जाहिर है सलमान निजामी साहब भी। कोमल जी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हार हो लेकिन इज्जतदार हो, क्या आप इस पे रिलाई करती हैं, आप इसके मानती हैं या फिर नहीं आप इसका मतलब बिल्कुल आप इसका बॉयकॉट करती हैं कि ये गलत है? देखिए, हार तो बीजेपी की हो ही नहीं रही। अच्छा। पहले ये गलत फहमी अगर आम आदमी पार्टी के और बाकी नेता अपने दिमाग से निकाल दे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। और एक्चुअली मेन प्रोसेस और मेन कमी और दिक्कत कहाँ आई, जब केजरीवाल जी को लगा कि 70 में से 67 सीटें तो हमने जीत ली, उनको लगा एमसीडी इलेक्शन में मेरी बुरी हार हो गई। फिर उनको लगा चलो ट्राई करेंगे लोकसभा इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में भी उनको बुरी हार का सामना करना पड़ा। पिछले 6 महीने में उनकी आंखें खुली और आंखें खुलने के बाद वो फील्ड पे उतरे, क्योंकि 4.5 साल तक तो उन्होंने कॉन्टिन्यूस ये बात बोली कि मुझे केंद्र सरकार मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। कोमल जी मैं अबू बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? कोमल जी मैं सिर्फ चाह रहे हैं जी कोमल जी मेरा सवाल सिर्फ ये है कि बीजेपी शुरू से ही शाहीन बाग पर एक तरह से फोकस कर रही थी दिल्ली के चुनाव में।
लेकिन आखिर ये बीजेपी की मजबूरी क्यों बन गया शाहीन बाग पर फोकस करना, उस दिल्ली में जहां पर बीजेपी एमसीडी में भी है, बीजेपी डीडीए में भी है, और बीजेपी जो है वो दिल्ली की पुलिस भी उसके अंडर में आती है, मतलब सिक्योरिटी भी उसके अंडर में आती है। बिठाने वाले ही आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उन्हीं पार्टियों ने मिलकर शाहीन बाग को बिठाया है। 50 दिन तक उनको बिठा के खाना खिलाना, और उनके यहाँ पे जो ये क्या बात है? आम आदमी पार्टी तो आम आदमी पार्टी का तो कोई लीडर शाहीन बाग पहुंचा ही नहीं। क्या मतलब कोमल जी, आम आदमी पार्टी का तो कोई लीडर शाहीन बाग पहुंचा ही नहीं। कौन नहीं पहुंचा? अमानुतुल्लाह खान कहाँ का है? आपके मनीष सिसोदिया जी ने क्यों सपोर्ट किया शाहीन बाग का? क्या शाहीन बाग दिल्ली में नहीं आता? दिल्ली में नहीं आता शाहीन बाग, आप बता दें। अगर दिल्ली में केजरीवाल कहाँ पहुंचे? केजरीवाल ने कहाँ जिक्र किया शाहीन बाग का? मतलब मनीष सिसोदिया जी क्या आम आदमी पार्टी में कुछ भी डेजिग्नेशन नहीं है उनकी? नहीं है। देखिए आप बताएं क्या गलत। मैं शाहीन बाग का साथ देना चाहता हूं। नहीं, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन शाहीन बाग का साथ देना पूछना चाहता हूं क्या सही है? जी अच्छा, मेरा एक सवाल है। अबू हुरैरा कोमल, एक सवाल आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने साथ दिया? इसलिए कि मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया था कि हम शाहीन बाग के साथ हैं। क्यों अमानुतुल्लाह खान जी ने वहां पे जाके क्या देश विरोधी नारे नहीं लगाए? नहीं, आपको मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। मैंने आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। क्या मनीष सिसोदिया की ये कहना कि हम यानी आम आदमी पार्टी शाहीन बाग के साथ है, क्या ये जवाब है? शाहीन बाग के पूरी पार्टी सपोर्ट में है शाहीन बाग के। आप बताएं ना कौन सपोर्ट में नहीं है आम आदमी पार्टी से? तो वजीर आजम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो पूरे देश को अपना साथ मानते। तमाम मुस्लिम खातून अपनी बहनें कहा है, तो क्या ये मान ले? तो क्या ये मान ले कि उनके साथ है उनके? नहीं, ये इस बात से मैं इस बात से आपको मैं आपकी बात यहाँ पर नहीं मानूंगा। मेरा सवाल सीधा ये है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल यहाँ पे ये है जो अबू हुरैरा पूछ रहे हैं कि शाहीन बाग को आप इस तरह से क्यों देखती हैं कि वो जो है यहाँ के लोग ही नहीं है? हम तो कहते हैं विकास के नहीं, आप ये कैसे कह सकती है कि वो यहाँ के लोग नहीं है? आप करें ना विकास के ऊपर बात। हमारे 500 स्कूल जो आप लोगों ने दिखाए हैं, 500 स्कूल में हमें लेके चलिए, हम चलते हैं साथ में, विजिट करते हैं 500 स्कूल में। इस बात पे तो इस बात पे आप आइए, अच्छी बात है। यही तो सवाल है कि लड़ाई इसी बात को लेकर होना चाहिए कि कितने स्कूल खोले गए। सुनिए मेरी बात, सुनिए भी थोड़ा सुनिए भी थोड़ा सुनिए भी सुनना भी चाहिए। पब्लिक वोट दे रही है आज, आप ये पूछिए। बिल्कुल सलमान निजामी साहब, क्या ये बेहतर नहीं होता कि इसी सवाल के इर्द गिर्द ये पूरा कैंपेन चलता? ये कैंपेन क्यों चला? क्यों किसी को आप आतंकवादी कह रहे हो? क्यों किसी को आप बिरयानी खिलाने की बात कर रहे हो? ये सब क्या है? आप इसी पे क्यों नहीं अड़े रह गए? सलमान निजामी साहब, आपको जवाब देना है कि क्यों नहीं इसका जवाब कांग्रेस भी खुलकर दे पाई, कि क्यों नहीं, कि इस पर बात क्यों नहीं हुई? एजुकेशन पे बात क्यों नहीं हुई? स्कूल कॉलेज रोजगार पे बात क्यों नहीं हुई? आप उनको देशभक्त मानते हैं, सलमान निजामी साहब, देशभक्त। कोमल जी सुन लीजिए, कोमल जी सुन लीजिए। अगर आप उनको देशभक्त मानते तो आप मान लीजिए। कोमल जी सुन लीजिए, अब लगातार बोलेंगे थक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। सुन लीजिए सलमान निजामी साहब, जवाब दीजिए। जी, बहन से मैं सवाल करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने ट्रिपल तलाक के वक्त कहा था कि मुसलमान बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, और मुसलमान बहनें जो है मेरी भी बहनें हैं। अब उनके प्रधानमंत्री जी के ही मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि वहां ऐसा बटन दबाइए कि वहां करंट महसूस होना चाहिए शाहीन बाग का। शाहीन बाग का नाम आप खाना खाते हैं, क्योंकि शाहीन बाग बोला नहीं आपके, मेरी बात सुनिए। शाहीन बाग में तोड़ रहे हैं हमारे देश को। बोला शाहीन बाग में तो देश को तोड़ रहे हैं। कौन तोड़ रहा है? आप सरकार में उनको तोड़िए ना, जो तोड़ रहा है तो तोड़िए। क्या कर रहे हैं? चूड़ियां बांध दी आपने, तोड़िए ना, आप उनको अंदर करिए, कार्रवाई करिए। क्यों वहाँ पे जाके ये बोला जाता है कि मैडम, जब आप यूनिवर्सिटी में घुस के पीटते हो, आपके सपोर्टर जो है जेएनयू में घुस के महिलाओं को पीटते हैं, तो आप शाहीन बाग में क्यों नहीं कर सकते? आप ये बात मत बोलिए जो शाहीन बाग की
क्या आप जेएनयू और शर्जिल का सपोर्ट करते हैं? मैं शर्जिल का सपोर्ट नहीं करता, मैं क्या? जेएनयू का सपोर्ट करूंगा, Oh, very उस good. बहन का सपोर्ट करूंगा Good. जिस बहन को मतलब आपके आप गिरिंदू ने कन्हैया पीटा। कुमार मैं हर का महिला हर एक का वो support देश करते की हैं। नागरिक है आप हर एक का- जो वहां आप पीटी negative गई, narrative चाहे वो support कर रहे जामिया हैं। की बहन थी, बहुत बढ़िया। चाहे वो जब हमारे हम- वजीर खारजा और हमारे वजीर खजाना ये दोनों जेएनयू की हैं और ये हमारे बीजेपी के लीडर पूछ रही हैं कि क्या आप जेएनयू का सपोर्ट करेंगे। आप इनसे ये पूछिए कि क्या ये सपोर्ट कर रही, क्या बात आप कर रही हैं यहाँ पर। अरे कुछ सोच समझ के बोलिए कम से कम, आप क्या बात कर रही है। निर्मला सीतारमण क्या जेएनयू की नहीं है? निर्मला सीतारमण क्या जेएनयू की नहीं है? एस जयशंकर क्या जेएनयू के नहीं है? विशाल क्या कलीमुल हाफिज साहब को जोड़ लेते हैं, कलीमुल हाफिज साहब को जोड़ लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, सलमान एक छोटा सा साहब। ब्रेक लेना होगा, मजबूरी है, ब्रेक के बाद फौरन आते हैं।